अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ हतमी एहतजाजी तहरीक जो है, जिसको फाइनल राउंड जो है या फाइनल एहतजाजी तहरीक का नाम दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि वो शुरू की जाएगी। अब पीटीआई की फाइनल जो एक एहतजाजी तहरीक है वो होगी क्या, और पीटीआई क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में। और इसी के साथ साथ जब पीटीआई का यह फैसला सामने आया तो उसके बाद हुकूमत ने भी ये इंदिया दिया है कि अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब बाज ना आए तो फिर वफाक के पास ये इख्तियार है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल नाफिज कर सकता है। और इसी के साथ साथ अब जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, उसके बाद अब हुकूमत ने यह तस्दीक की है कि 2024 में कम से कम 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही और 2025 में इसका इम्कान है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी वजाहत की है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, जो पीटीआई इन खदशात का इजहार कर रही थी कि शायद 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स भी शामिल होंगी, तो इस हवाले से भी हुकूमत ने ये वाज़ेह किया है कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स का मामला शामिल नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीआईए की निजकारी का मामला जो है वो हतमी उसको शक्ल नहीं दी जा सकी, वो मुआहदा नहीं हो सका। अब पीआईए की निजकारी ना होने का जो आईएमएफ का मुआहदा है उस पर क्या असर पड़ेगा, और ओवरऑल जो हुकूमत के लिए मुआशी और सियासी मुहाज पर क्या मुश्किलात हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ हतमी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है, आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल मुआशी और सियासी चैलेंजेस हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बड़ी पार्टी है, असम्बली में भी उसकी नुमाइंदगी है। लेकिन पीटीआई की सियासत पिछले 10 साल से 2014 में आपको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने आना था, तो उस वक्त से वो धरना दिया हुआ था उन्होंने, और उसके बाद भी उनकी हमेशा ना वो एहतजाजी पॉलिटिक्स ही रही है। वो हुकूमत में आए तब भी हम उनसे कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, लेकिन वो उस तरफ आते ही नहीं है बैठ के। वो कोई सिर्फ इख्तलाफी और जो है ना एहतजाजी पॉलिटिक्स पे ही बिलीव करते हैं। तो वो करेंगे अपने तौर पे, लेकिन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू हो गया ना कि मुल्क जो है आगे जा रहा है। उसमें देखिए हमारे यहाँ महंगाई कम हो रही है। महंगाई से मुराद ये कि इन्फ्लेशन की जो है वो रफ्तार कम हो रही है, महंगाई की रफ्तार कम हो रही है। अच्छा। सिंगल डिजिट वो है 6.9 है पिछले महीने। इसी तरह पहली बार ये हुआ है कोई 24 साल में कि हमारा करंट अकाउंट जो है ना वो फेवरेबल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारा मेन तो प्रॉब्लम यही था कि हमारे डॉलर हमारे पास नहीं है और रिजर्व भी इस वक्त आपने देखा कि बड़े हैं, तो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है तो हुकूमत का। और इसी तरह हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, बाहर से रिमिटेंस बढ़ रही है, हाईएस्ट एवर रिमिटेंस है जो। तो ओवरऑल बतदरीज बेहतरी हो रही है मुल्क में। तो ये अगर एहतजाजी पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि लोग जब देख रहे हैं कि उनकी फेवर वाली पॉलिसियां हो रही हैं, लोगों को तो आप मुखालफत में तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना। ठीक है, चंद लोग जो उनके साथ डाई हार्ट होते हैं वो तो हर जगह एहतजाज करने को तैयार होते हैं, लेकिन हर चीज की एक हद भी तो होती है। 10 साल हो गए। आप नहीं समझते कि अब पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, या यूएस कांग्रेसमैन जो हैं उनकी जानिब से खत लिखा जा रहा है, यूके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, आप नहीं समझते कि मुल्क में इन तमाम मंसूबों के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी ज़रूरी है, और आप नहीं समझते कि पीटीआई के साथ फिर बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए? हम तो देखिए हर वक्त पीटीआई या किसी भी जमात से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या इवन पीपल पार्टी भी बातचीत करने को या डिस्कस करने को या डायलॉग करने को हर वक्त हमारी ख्वाहिश है। ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं। और ये जब वो गवर्नमेंट में थे, हालांकि गवर्नमेंट का होता है ना कि इनिशिएटिव ले, हम इस वक्त भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट में थे और हम अपोजिशन में थे तो हमारे लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठ उठ के कहते रहे कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो ये तो बात जो है कि हम बिल्कुल चाहते हैं, उसके बगैर नहीं होगा। देखिए वो भी एक बड़ी पार्टी है मुल्क की, लेकिन जो बंदा अगर किसी ऐसे इन्वॉल्व है, मसलन 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व है, उनसे तो बातचीत किसी सूरत में नहीं हो सकती।
سیاسی بات چیت الیکٹڈ لوگوں سے جو کہ ہیں اور جو جن کے خلاف کوئی اس قسم کے جو بھیانک الزامات میں وہ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہر صورت میں بات ہونی چاہیے. میں فلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو، تو بیٹھ کے بات کریں نا، تاکہ کہیں نہ کہیں ہم میٹ کریں. لیکن یہ جو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے خلاف جو پارٹی ہے وہ بینٹ اپون ہے کہ پاکستان کو نقصان کس طرح پہنچایا جائے. پاکستان کو اگر کوئی آئی ایم ایف دینا چاہتی ہے لون، تو اس کے مخالفت میں بات کرتے ہیں. کبھی کوئی بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، ابھی بڑی مشکل سے انہوں نے شنگھائی کانفرنس سے پہلے مشکل سے ہماری گزارش پہ اور سب پہ انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا. وہ ہر وقت احتجاج کے موڈ میں، اور احتجاج بھی وہ کرتے ہیں ریڈ زون میں. اب ملک کے جب آپ کیپٹل کے ریڈ زون میں یہی کام کرتے رہیں گے تو یہ کون سی ملک سے خیر خائی ہے؟ ہم تو، آپ کا سوال تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بغیر آپس میں منیمم ایجنڈے پہ اتفاق کرتے ہوئے، اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. وہ جو بھی لوگوں کے الیکٹڈ ہیں اسمبلی میں ہیں، آئیے اسمبلی میں ہم سے بات کریں جس طرح مرضی. ابھی اسمبلی میں وہ شامل ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بغیر ملک جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. باہر کے لوگ بھی انویسٹمنٹ کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں کس طرح ہم یعنی ہم آہنگی ہے. دیکھیے ہم تو 9 ملکوں کو ابھی ان کے وزیر اعظم آئے یا ان کے انڈیا کے فارن منسٹر آئے، ہم ان کو ملانے کی سوچ رہے ہیں. ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مل کے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ہمیں افغانستان سے تعلق ہر صورت میں بہتر کرنے ہیں، ایران سے کرنے ہیں، انڈیا سے کرنے ہیں. نہیں کریں گے تو ہم دیکھیے، اور انڈیا کو ہمارے سے زیادہ اس علاقے میں ان کا انٹرسٹ ہے، جو سارے سینٹرل ایشیا تک اور مڈل ایسٹ تک بائی روڈ پاکستان کے ذریعے جا سکتے ہیں. تو تمام ملکوں کا بھی انٹرسٹ ہے، تمام پارٹیوں کو ملنا پڑے گا. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ایک ایگری کرے گا. لیکن ہمیں زیادہ رفتار سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آئی ایم ایف کا یا ورلڈ بینک کا خیال ہے کہ 3.5% اگلے سالوں میں ترقی ہوگی، اس میں 2.25% آبادی بڑھ رہی ہے، تو ترقی پر کیپٹل بہت کم ہوگی. 10 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے. ہمیں اس پہ خیال کرنا ہوگا. ہم آپس میں رنجشیں کو ختم کرتے ہوئے ہمیں ملک کا دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں اکانومی کس طرح تیزی سے گرو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب اب جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنی چاہیے؟ دیکھیے ابھی تک تو ہمارے سامنے یہ بات آئی نہیں ہے. یہ میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیبنٹ میں بھی کوئی ڈسکس نہیں ہوا، کسی بھی ہماری پارٹی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس نہیں ہوا. تو یہ ابھی تو اسپیکولیشن ہے، پاسبل ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جو ترمیم ہوتی ہے یہ تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ دونوں ہاؤسز کے الگ الگ 2/3 جو الیکٹڈ لوگ، یہ تو الیکٹڈ لوگوں کا پریروگیٹو ہے نا، ان کی مرضی ہے، ان کے جو بہتر سمجھیں گے. اور وہ پورا تھریڈ بھی ڈسکس کرتے، اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت جو 26ویں ترمیم ہوئی، پاکستان کی تمام پارٹیاں ایک طرف تھیں، پی ٹی آئی کے علاوہ تو کسی نے مخالفت کی نہیں اس کی. تو پاکستان میں تو بہت پارٹی ہیں، کسی ایک پارٹی نے بھی تو، یا شاید جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں تھی. تو یہ 2 پارٹیاں ہو گئی، اور زیادہ بڑی واسٹ میجارٹی پارٹیاں ایک طرف تھی، تبھی 2/3 میجارٹی بنتی ہے نا. تو دونوں ہاؤسز کی الگ الگ 2/3 لینی ہے. تو یہ بھی اگر کوئی تجویز ابھی تک میرے سامنے تو نہیں آئی. نہیں، لیکن شیخ صاحب پی ٹی آئی کے علاوہ مولانا صاحب بھی تو اب تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے بندے جو ہے وہ پہلے ہی پورے کر لیے تھے، اور اختر مینگل صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو مولانا صاحب ہو گئے یا اختر مینگل صاحب ہو گئے، پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بھی تو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ ان کے بندے توڑے گئے یا اراکین کے اوپر دباؤ تھا. نہیں، یہ پاسبل ہے، یہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب یہ تو ریسنٹلی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں یا ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضمیر کی بات ہے. سب سے زیادہ تو ہم نے ویسٹ منسٹر سے لی ہے نا، جمہوریت جو ہمارے یہاں آئی ہے، یہ جو ہم نے اخلاقی قدریں بھی لی ہیں، تو انہی کے ان کے آپ دیکھ لیجئے ہر معاملے پہ ممبرز کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کا ایک لیڈر کہہ دے تو اسی کے ذریعے وہ ممبر نے پرو کرنا ہے. پھر دیکھیے ہم لوگ
8 लाख बंदों से इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, पार्टी के वोट होते हैं, लेकिन वहाँ उसकी अपनी पसंदीदगी भी होती है ना। बाद क्या वजह है कि किसी जगह वही पार्टी शिकस्त खा रही है, दूसरी जगह जीत रही है, तो सिर्फ पार्टी नहीं है, वो कैंडिडेट की अपनी पोजीशन भी होती है उसमें। तो अगर उसकी राय ही नहीं होगा, उसकी कोई रजामंदी, उसकी कोई कंसेंट होनी ही नहीं है, वो उसकी भी तो कोई राय की वैल्यू होनी चाहिए ना। और तमाम जमहूरी मुल्कों में यही होता है। हमने अपने तौर पे पार्टियों को मजबूत करने के लिए ये कह दिया कि पार्टी का जो लीडरशिप जो कहेगी तो वो उसकी बात को आपको या मेजॉरिटी कहेगी तो आपको हर सूरत में टो करना पड़ेगा, हालांकि जमहूरियत का ये स्पिरिट नहीं है। तो अगर किसी ने अपनी मर्जी से दिया है, ये तो कहेंगे आपने जबरी तोड़े हैं। वो भाई मेंबर है, कोई मामूली आदमी तो नहीं होता, इलेक्ट होके आता है या सेनेट में इलेक्ट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को करना कोई अच्छी बात ही नहीं है, इस तरह कहते हुए कि मेंबर जो है उसने अपने ज़मीर भेज दिया या उसने वोट दिया ना जी, उसकी ख्वाहिश अगर होती तो ना देता, वो ना आता। ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बात पे जो हम जोर देते जा रहे हैं ना, हालांकि यूके में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, उनकी सेनेट में और उनके हाउसेज में। शेख साहब, लेकिन इसी के साथ साथ ये जो पीआईए की निजकारी का मामला था वो नहीं हो सका। अब क्या वाकई पीआईए की ये हालत है कि अब वो निजकारी का मामला जो है वो भी नहीं हो पा रहा? और दूसरा ये बताएं कि पीआईए की निजकारी ना होने का मामला जो है, क्या ये आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? ये दुरुस्त है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आज जो पता लगा तो एक ही ऑफर है, और वो कोई ऐसी ऑफर नहीं है, क्योंकि अगर इसकी रिजर्व प्राइस बहुत 8 गुना ज़्यादा थी, तो अगर 10 अरब रुपए की प्राइस आई तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और पीआईए बड़ी इंपॉर्टेंट एयरलाइन है, ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो निजकारी है वो नहीं ज़्यादा हो सकी। उसमें बाहर जो परसेप्शन पाकिस्तान का बन रहा है ना, हम आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हर जगह एहतजाज करते हैं। अपने मुल्क से बाहर मैं बहुत से मुल्कों में सफर किया और बिजनेस पे गया, तो मैंने ये नहीं कभी देखा कि बाहर के मुल्कों में उनका मीडिया या उनके बाहर जो जो उनके बाहर रहने वाले ओवरसीज उस कंट्री के हैं, वो अपने मुल्क की बाहर बात के खिलाफ करें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क की जो गंदे कपड़े हैं ना वो बाहर नहीं धोने। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म्स करनी है, हमें प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन इससे निजकारी जो है वो ज़रूरी आंसर है। आईएमएफ की भी वो रिक्वायर ज़रूर वो कहते रहे हैं, उनकी कंडीशनैलिटीज में है कि हम अपने रिजर्व बढ़ाएं और अपने जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सारा पॉजिटिव हो और करंट अकाउंट पॉजिटिव हो, इसमें कोई शक नहीं, और हो भी रहा है। पहली बार 11 बहुत अरसे बाद 11 अरब डॉलर रिजर्व हुए हैं। तो इस तरह और आईएमएफ ने आपको 7.1 बिलियन डॉलर का 3 साल का प्रोग्राम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुअली पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर हो रहा है। नाजरीन, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, लेकिन ये बताएं कि चलें गवादर पोर्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि जो चीनी सफ़ीर ने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ये ज़रूरत क्यों महसूस की कि वो खुल के सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह बात करें? देखिए, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब अभी चाइना के वज़ीर आज़म आए, ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हुई है, शंघाई की जो इस पे उसमें वादे तौर पे बिल्कुल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी चाइना ने कहा था कि उनको सिक्योरिटी अपनी सबसे ज़्यादा अजीज है। कहीं भी वो गए ना तो इन्वेस्टमेंट उनकी ये कंडीशन होती है कि सिक्योरिटी जिस मुल्क में ठीक नहीं है उसमें वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें पाकिस्तान और चाइना का क्योंकि आयरन फ्रेंड है, दोस्ती है, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसके बावजूद भी किया, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के बारे में बड़े कंसर्न हैं। हम भी अपने तौर पे फुल एफर्ट कर रहे हैं। अब ये जो हालात हैं कि हमारे यहाँ बाकायदा चाइनीज़ पे
حملے ہو رہے ہیں اور کس طرح ابھی ریسنٹلی جو ایئرپورٹ کے پاس ہوا، تو یہ کنسرن کی باتیں ہیں نا. ہمیں آل آؤٹ اس کے لیے کام کر کے صحیح کرنا ہے. اگر ہم باہر کے ملکوں کی اور پرٹیکولر چائنا کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو پوری طرح طاقت دینا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں ہم. ہمارے ملک میں اپنا جو اختلاف چل رہا ہے نا سیاسی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے نا، کسی کی اوپینین ہے اس تک اسمبلی میں بات کریں، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوں. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں. IMF کا کوئی پروگرام آ رہا ہے تو ان کو کہیں کہ ان کو نہ دو. تو شیخ صاحب اس SCO کانفرنس کے دوران جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے اور کیا بات رکھی؟ کیونکہ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ اب چائنا نے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی بھیجیں گے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے. یہ بات وہاں ڈسکس تو نہیں ہوئی میٹنگ میں، لیکن اخباروں کی ریزن ضرور بنی تھی. اور چائنا اصل میں کنسرن بہت ہے اپنے نا، ان کا کافی کئی بار ہو چکے ہیں نا ان کے اوپر یہ جو حملے ہوئے ہیں چائنیز جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو وہ کنسرن ہے بہت. ہم بھی کئی بار ان کو اشور بھی کرا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کنٹینیوڈ ہیں یہ جو حملے ہو رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ اس میں توجہ دے رہے ہیں، بڑا کنسرن ہے. لیکن ابھی تک ہم کوئی قرار واقعی طور پہ نا اس کا مداوا نہیں کر سکے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ بات ہوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں تو ہوئی، اخباروں میں آئی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی تجویز دی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہم لایا عمل بنا ہو یا کوئی ایسا کوئی متفق ہوا جائے. نہیں، لیکن شیخ صاحب یہ جو چائنا بندرگاہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کام رکنے یا سست روی کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے جو ایک تاثر مل رہا ہے؟ نہیں، چائنا میں گوادر پورٹ، میں کیونکہ اس کا منسٹر ہوں، گوادر پورٹ پہ کافی کام ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہ بھی چائنا کی ہی سپورٹ سے سارا ہوا ہے. بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اور اس میں بڑے جہاز آئیں گے. اس میں ٹرانسپورٹ کے لیے ہمیں یعنی بہت بڑا کنسائنمنٹ بھی آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ فری وہاں پہ نا فری زون بن رہا ہے جس میں چائنیز اپنی انڈسٹری کو شفٹ کر کے وہاں لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کنٹینیو. مین ان میں پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے. گوادر پورٹ سے بلوچستان یا پنجاب کے لیے بہت اچھے روڈز نہیں، لنک نہیں ہیں. تو وہ ایک پرابلم ہے. ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا پرابلم ہے. گوادر میں تو چائنیز کا پورا انٹرسٹ ہے اور بہت اچھی ڈیپ سی پورٹ ہے اور سینٹرل ایشیا کے لیے شارٹیسٹ پورٹ ہے. تو اس کے لیے ہمیں وہ کنیکٹیوٹی، یہ پاکستان کا ہمارا ذمہ تھا نا، تو اس میں ہم نے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، جلدی انشاءاللہ ان کو روڈز دیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ جو افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، ان واقعات سے گوادر پورٹ پہ یا اس کے جو منصوبے ہیں یا اس کا جو کام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ بالکل پڑا ہے جی. گوادر پورٹ پہ لا اینڈ آرڈر صورتحال کا اثر ہے. میں خود گوادر گیا ہوں تو وہاں کوئی اتنا بہت کوئی ایگزیمپلری پوزیشن نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کی. ہمیں یہ اپنے طور پہ اس کو ہر صورت میں ٹھیک کرنا ہے نا. کوشش ہو رہی ہے لیکن اور امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور امپرومنٹ ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹ، خاص کر گوادر کا تو یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. کراچی میں KPT کے میں ہمارے یہاں SAPT کا جو سمندر ہے جہاں، وہاں پہ دنیا میں کیونکہ بڑے جہاز آنا شروع ہو گئے. اب پہلے جہاز آتے تھے 5-7 ہزار کنٹینر کے، اب جہاز آنے شروع ہو گئے 20,000-22,000 کنٹینر کے. اس کنٹینر کے لیے ڈیپ سی چاہیے اور وہ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں کیماڑی میں وہ ہے. اور اس میں ساری دنیا کی ارد گرد کی پورٹیں بڑی بیزی ہو گئی ہیں. میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں جس سے پاکستان کی بہت اس وقت اپرچونٹی نکلتی ہے کہ ارد گرد کی پورٹیں، سلالہ پورٹ یا دبئی پورٹ بہت بیزی ہو گئی ہیں. تو ہماری پورٹ پہ سب کی نظر ہے. اور آلریڈی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایچیزن تو ادھر انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ادھر بڑے عرصے سے کی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس بھی ابھی 3.1 ملین کنٹینر کی گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے ہمارے پاس. لیکن اس کے بعد اتنا نہیں ہو رہا، کارگو نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے
वो तो फिक्स है ना, उतना ही कार्गो आना है। अभी हमें ट्रांसशिपमेंट चाहिए, चाहे वो सेंट्रल एशिया तक ट्रांसशिपमेंट हो, या वहां से हम सिंगापुर या दूसरी दुबई या इन पोर्ट्स पे हम करें। मदर वेसल यहाँ है, फीडर वेसल भी वहां से ज्यादा कोटा बढ़ाने के लिए ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, मक्स लाइन, वो दुनिया के ऑलरेडी उसके पास बड़े जहाज हैं, और ये MSC उनके पास बड़े जहाज हैं, तो वो मिलजुल के इनका काम होगा। हम अबू धाबी पोर्ट, हम इन सबको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोशिश कर रहे हैं कि इनके आपस में बिजनेस जो मफादात हैं वो टैली करें, वो सप्लीमेंट करें। थोड़े अरसे में मैं पाकिस्तान की पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो वफाक की जानिब से नए कैनाल्स बनाने के हवाले से एक फैसला सामने आ रहा है, उस पर सिंध हुकूमत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जो चोलिस्तान कैनाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि वफाक की जानिब से जो नए कैनाल्स बनाने का एक फैसला हुआ है, उस पर सिंध के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अब जो नए कैनाल्स के हवाले से एक गुफ्तगू चल रही है, जो इरसा की तजवीज़ थी और वफाक का एक फैसला सामने आ रहा है, उस पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन मुख्तसरन ये बताइएगा कि वफाक कौन से कैनाल बनाना चाहता है, और अगर वो कैनाल बनते हैं तो उसका सिंध पर क्या असर पड़ेगा? थैंक यू भाई। देखिए, इस वक्त फरवरी के दौरान एक 6 कैनाल्स का प्रपोजल था। उस वक्त 6 कैनाल्स का प्रपोजल जब एक्निक में आया, तो उस वक्त जो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उनका स्टैंड ये था कि ये 6 कैनाल का प्रोजेक्ट जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से ये एक्निक में अप्रूव ना हो। ये 7 फरवरी 2024 की बात है। उस प्रोटेस्ट के ऊपर ये प्रोपोजल चला गया, एक्निक ने इसको अप्रूव नहीं, कंडीशनल अप्रूव किया, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ CCI कर दिया जी। वो CCI में मैटर पेंडिंग था। इस वक्त एक उसी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इलेक्शन के बाद हम चले गए CCI में समरी लेके, क्योंकि चोलिस्तान केनाल, उस 6 में से एक चोलिस्तान केनाल भी था, थल केनाल भी था, तो सिंध गवर्नमेंट CCI में मूव हो गई, क्योंकि केस ऑलरेडी CCI में रेफर हो चुका था, और हम समरी फार्म में CCI में केस लेके सिंध गवर्नमेंट चली गई थी। 6 में से एक कैनाल चोलिस्तान फिर CDWP की मीटिंग में आ गया था, और CDWP की मीटिंग में 20 सितंबर को मैं खुद गया था, और उसको जाके हमने अपोज किया कि ये मैटर CCI में है। हम CCI में सिंध गवर्नमेंट जा चुकी है, और पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी का इशू है। नई कमांड एरिया, नई ज़मीन हम आबाद नहीं कर सकते। कमांड एरिया से मतलब नई ज़मीन हम आबाद नहीं कर सकते, इसलिए इसको अप्रूव ना किया गया। तो उस दिन ये केस डिफर हो गया था। 20 सितंबर को एहसन इकबाल साहब हेड कर रहे थे। फिर ये दोबारा 11 अक्टूबर को आया है, और 11 अक्टूबर को सिंध का जो नुमाइंदा मेंबर होता है प्लानिंग कमीशन में, चेयरमैन प्लानिंग, उसने वहां पे जाके यही कहा कि केस CCI में है और आप इसको अप्रूव न करें। और CM साहब की भी बात हो चुकी थी एहसन इकबाल से, और उन्होंने अश्योर करवाया था कि हम इसको डिफर करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको कंडीशनल अप्रूव कर दिया। अब ये मैटर जाएगा एक्निक में। एक्निक में अगेन सिंध गवर्नमेंट इसको अपोज करेगी, और अपोज हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सिंध में ऑलरेडी जो हमें 1991 के अकॉर्ड में पानी मिला हुआ है 48.76 MA, वो पूरा हमें नहीं मिल रहा। पानी पूरा न होने की वजह से हमारी बहुत सारी ज़मीन गैर आबाद हो चुकी है। हम तकरीबन 50% के करीब ज़मीन आबाद कर रहे हैं, बाकी ज़मीन के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस वजह से नए कैनाल, नई कमांड एरिया का मकसद है कि और ज़मीन सिंध की गैर आबाद हो जाएगी। इस वजह से हम इसको अपोज कर रहे हैं। बेसिक हमारी जो इसको प्रोटेस्ट करने का मकसद ये। लेकिन जाम साहब, ये जो हमेशा एक तनकीद होती है कि चलें, आपने भी जिक्र किया कि सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, तो ये जो सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, तो ये पानी पंजाब को जा रहा है, बलूचिस्तान को जा रहा है, या आप क्या देख रहे हैं? देखिए,
पाकिस्तान में जब 1991 का अकार्ड हुआ था, उस वक्त पानी कैलकुलेट किया गया था, जो सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 114 एमएफ किया गया था सूबों के दरमियान, और 10 रखा गया था समंदर के लिए, डाउन स्ट्रीम कोटे जाना था। 1991 के अकार्ड में कोई 125-26 एमएफ पानी सूबों के दरमियान और समंदर के लिए, एनवायरमेंटल फ्लोज के लिए रखा गया था, और उसमें 114 एमएफ के अंदर सिंध का शेयर था 48.76 एमएफ। जी तकरीबन कोई आप अंदाजा कर लें 44% के करीब सिंध का पाकिस्तान के टोटल पानी में शेयर था। पंजाब के लिए उसमें शेयर रखा गया था 55 एमएफ, और बलूचिस्तान के लिए 3.76 एमएफ, इसी तरह 5 एमएफ के करीब रखा गया था केपीके के लिए। अब ये पानी 91 में अकार्ड हुआ है, 92 में इरसा बनी है, 2000 तक इस अकार्ड के ऊपर अमल होता रहा, और जो भी पानी आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहे अकॉर्डिंगली अकार्ड पानी जो भी अवेलेबल था। अब क्लाइमेट चेंज के बाद इन्होंने 2003 के अंदर एक 3 टियर फार्मूला लेके आ गए कि पाकिस्तान में पानी पूरा अवेलेबल नहीं हो रहा, 114 एमएफ और 10 पूरा नहीं आ रहा, पानी की शॉर्टेज है। इस वजह से उन्होंने एक 3 टियर फार्मूला लेके आ गए, जिसके ऊपर सिंध ने इतराज किया कि अगर पानी की कमी है, पाकिस्तान में पानी पूरा नहीं आ रहा जो हम सूबों के दरमियान हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसकी शॉर्टेजेस भी सब सूबे उस अकॉर्डिंगली प्रो डेटा की बुनियाद पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उन्होंने एक नया फार्मूला इजाद कर दिया जिसको 3 टियर बोलते हैं, जिसके ऊपर सिंध ने उसको शदीद अपोज किया, और वो भी केस इस वक्त सीसीआई में है। सिंध का स्टैंड इसके ऊपर ये है कि आप अकार्ड के अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन जाम साहब, पानी की तकसीम जो है वो इरसा की जिम्मेदारी है, और अब जो नए कैनाल बनाने की तजवीज़ है वो भी इरसा ने ही दी है, तो आप इरसा के इस फैसले को या उसकी कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, इरसा बनाया इस वजह से गया था, सिर्फ एक वजह से बनाया गया। इरसा का कोई और काम नहीं है। इरसा का काम यह है कि वो अकार्ड के ऊपर बैठ के अमल करवाए। 1991 के अकार्ड के अंदर एक सेक्शन डाला गया था, एक शिक डाली गई थी कि इस जो 2 पेजेस का अकार्ड है, जो एग्रीमेंट है बिटवीन प्रोविंसेस, इसको अमल कौन करवाएगा। तो उसको अमल करवाने के लिए उस अकार्ड में लिखा गया कि एक अथॉरिटी बनाएंगे, और वो अथॉरिटी बैठ के उस अथॉरिटी में सब सूबों से एक मेंबर होगा, जिसका काम होगा इस अकार्ड के ऊपर अमल करवाना। उन चेयरमैन जो इरसा होगा वो बाय सर्कुलेशन उनमें से होगा कि नो ट्रस्ट भी ना हो। अब इरसा का ये काम नहीं है कि बैठ के आप ये कहें कि किसको कोई सा नया प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना। आपका काम है कि भाई अगर पानी पूरा है तो आप अपने सूबों को पूरा पानी दे दें। अगर पानी की एक तरफ इरसा हर साल पानी की शॉर्टेज डिक्लेयर करता है, हम पूरा पानी नहीं दे सकते, दूसरी तरफ इरसा से एक सर्टिफिकेट इशू होता है मेजॉरिटी वोट की बुनियाद के ऊपर, और वो जो मेजॉरिटी वोट है उसके ऊपर सिंध अपोज करता है। मेजॉरिटी वोट के ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू होता है पंजाब के लिए कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी है, आप बल्कि जाके नया कैनाल बनाएं अपने हिस्से से। भाई अगर अपने हिस्से का पानी उनके पास है अवेलेबल, तो फिर सिंध को शॉर्टेज या पाकिस्तान में आप पानी की शॉर्टेज क्यों डिक्लेयर करते हैं? फिर हमारी जमीन क्यों कम आबाद हो रही है? क्योंकि आप पानी की शॉर्टेज डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपने ये सर्टिफिकेट जो जारी किया है मेजॉरिटी वोट से, जो मेजॉरिटी वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई आपको सिर्फ पानी के ऊपर, पानी के 2 पेजेस के ऊपर अमल, उसमें उस सर्टिफिकेट को सिंध ने चैलेंज किया है सीसीआई के अंदर, और उस बुनियाद के ऊपर किया है कि जो पानी का सर्टिफिकेट इरसा इशू कर रही है, एक तो उसका काम नहीं है, दूसरा ये सर्टिफिकेट किस तरह इस बात को जस्टिफाई करेगा कि पाकिस्तान में पानी ज्यादा है और आप जाके नई जमीन आबाद करें, जबकि हमारी पुरानी जमीनें भी गैर आबाद हो रही हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, डार साहब के साथ आपकी मुलाकातें हुई, तो सिंध हुकूमत ने कौन से नुकात उठाए हैं, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप समझते हैं कि आपने वफाक के सामने रखे हैं? देखें, मेरी मुलाकात तो राना सनाउल्लाह साहब से नहीं हुई, एहसन इकबाल साहब से ऑनलाइन जो मीटिंग थी जूम के अंदर मैंने शिरकत की थी।
CDWP की मीटिंग के अंदर जो सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा था। और एकनिक में लीड करते हैं, हेड करते हैं इसाक डार साहब। मैं मेंबर एकनिक भी हूँ सिंध की तरफ से। तो जब सिंध का केस आता है तो हम एकनिक में जाके इसको डिफेंड करते हैं। ये केस पंजाब गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है, नई कैनाल बनाने वाली चुलिस्तान का केस पंजाब गवर्नमेंट का फ्लोट किया हुआ है कि 211 रुपये पंजाब गवर्नमेंट अपने बजट से खर्च करेगी। और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जब प्रोजेक्ट आया तो ये जरूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट 10 अरब से बड़ा हो किसी भी सूबे का तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है CDWP के अंदर। और उसके ऊपर हमने एतराज किया कि पानी का कोई भी नया कैनाल, कोई भी नया सिस्टम उससे पहले लोअर राइपेरियन की ली जाती है। और हम इस वक्त पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेजेस हैं और उसके ऊपर आप नया कैनाल किस तरह बना सकते हैं, तो उसके ऊपर हमने एतराज किया। समरी भी हमने मूव की है सिंध गवर्नमेंट ने CCI के लिए। हमने इरसा का जो सर्टिफिकेट था जिसके ऊपर ये सारा केस बना हुआ है कि पानी इनके पास, पंजाब का पास अपना पानी अवेलेबल है और जाके उससे करे, उसको भी हमने CCI में चैलेंज किया है। और फेडरल गवर्नमेंट में एकनिक में जब ये इसकी टर्न आएगी तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही है। CM साहब ने अपोज किया है। CM साहब ने सबसे बढ़ के एक खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, एहसन इकबाल साहब को। उस खत में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमने CDWP में भी इसको अपोज किया है और आपने हमें एश्योरेंस करवाई थी कि इसको हम डिफर करेंगे, लेकिन इसको अप्रूव किया गया है CDWP में कि आप मेहरबानी करके CDWP के फैसले को वापस लें। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जाम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खास तौर पर जो सिंध की ज़मीन है वो कितनी ज़मीन है जो आप समझते हैं कि पानी ना मिलने के बायस वो बंजर बन चुकी है? देखिए, सिंध का जो कमांड एरिया है 1 करोड़ 20 लाख एकड़ है। ठीक है। और हमारी एस्टिमेट्स ये हैं कि 50% जो सिंध की ज़मीन है पानी न होने की वजह से हम आबाद नहीं कर पाते। हमारा जो कमांड एरिया है 1 करोड़ 20 लाख एकड़ है, तो हम 60 लाख एकड़ के करीब ज़मीन आबाद कर पाते हैं और 60 लाख एकड़ के लिए हम परेशान होते हैं। सही, ज़मीन आबाद नहीं कर पा रहे होते। ये फिगर ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास होते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी तरफ से देखा है कि हमारे पास 50% के करीब फसलें होती हैं। 50% के लिए हम बहुत मुश्किल में होते हैं। जो 50% हमारे पास आबादी होती है वो भी रोटेशन के ऊपर होती है। जिस तरह मीरपुर खास, नारा, उमरकोट, यहाँ पे हम 21-21 दिन के ऊपर रोटेशन पे चले जाते हैं और बहुत सारी जगहों के हम रोटेशन के ऊपर जाते हैं उसके ऊपर जाके। और दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा मसला है अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर सिंध का खराब है। पंजाब में कोई 12 लाख ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हमारे पास कोई 80-90 हज़ार ट्यूबवेल थे, लेकिन उनका भी पानी तेजी से खराब हो रहा है। लेकिन जाम साहब, माजी में अगर हम देखें तो सिंध के वफाक के साथ बड़े इख्तलाफात रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से, NFC के हवाले से। अब आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो अब माजी के मुकाबले में अब कोई बेहतरी हुई है मनसूबों के हवाले से या फंड्स के हवाले से? देखें, बात यह है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो अपोज कर रही है जी कैनाल्स को, नई कमांड एरिया को, एक सूबा अपनी स्कीम लेके आया है CDWP में और हम उसको अपोज कर रहे हैं। और क्योंकि हम ग्राउंड्स के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, फिगर्स के ऊपर ये कर रहे हैं कि सिंध की ज़मीन कम आबाद हो रही है और नई ज़मीन आप जितनी आबाद करेंगे एक सूबे के अंदर तो दूसरे सूबे की ज़मीन और कम आबाद होगी, जिससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि एक सूबे की ज़मीन आबाद करके दूसरे की गैर आबाद करने से कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। तो हम यही कह रहे हैं और इसके ऊपर ही हम अपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पीस पार्टी अपोज कर रही है और हम होपफुल हैं कि हमारा केस स्ट्रांग है और लॉजिक की बुनियाद पे और ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीस पार्टी ये कभी भी नहीं करेगी कि भाई एक सूबे की ज़मीन आबाद हो दूसरे की गैर आबाद हो। ठीक है, नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर पंजाब का इशू है या पंजाब को ज़्यादा पानी मिल रहा है तो फिर ये मामला CM पंजाब के साथ भी टेकअप किया जा सकता है? देखें, इसके लिए हमारे पास जो फोरम है वो CCI है। जब भी पानी के ऊपर कोई इशू हमारे पास होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर हमें इरसा की किसी फैसले के खिलाफ जाना है, पानी के किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई कहीं पे कोई फोरम, आईनी फोरम है, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब भी होगा, वज़ीर आला सिंध भी होगा
बलूचिस्तान के वजीर आला भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के भी होंगे, और वो सीसीआई का फोरम ऐसा है जहाँ पे हम 3 टियर का जो अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा उसका केस भी वहाँ पे लेके गए हैं सीसीआई की फोरम के ऊपर। ठीक है। जलालपुर केनाल एक नया बना रहे हैं, उसका केस भी हम सीसीआई में लेके गए हैं। थल केनाल वाला केस भी हमने वहाँ पे गया है, और चोलिस्तान का केस भी हमने वहाँ पे मूव किया है। तो वहाँ पे बैठ के ये डिस्कशन होती है कि भाई हमारा सिंध का केस ये है, और वो यकीनन वजीर आला सिंध अपना केस पेश करेगा। ठीक है। नहीं, लेकिन जाम साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की, इससे क्या ये अखज़ किया जा सकता है कि सिंध को पंजाब के मुकाबले में पानी कम मिल रहा है और पंजाब को ज़्यादा मिल रहा है? देखें, जो इस वक्त फिगर शो करते हैं, सिंध की ज़मीन आधी आबाद हो रही है, पंजाब का जो कमांड एरिया है वहाँ पे 85% ज़मीन आबाद हो रही है। फिगर्स ये शो करते हैं मेरे पास जो फिगर। नहीं, लेकिन जाम साहब, ये जो सिंध के हाउसिंग जो प्रोजेक्ट थे ख़ास तौर पर, और K4 के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी, वो दोनों मंसूबे हैं, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखें, फ्लड जो आप सिंध फ्लड हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ये टोटल लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने उठाया है। इसमें हम 21 लाख के करीब घर बना रहे हैं जो फ्लड में हिट हुए थे, जो लोग गरीब लोगों के घर गए थे। उसका बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम सिंध गवर्नमेंट लेके आई है, और थ्रू थर्ड पार्टी हम वेरीफाई कर रहे हैं, और हमने वो पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत वो उन लोगों को घर बना के हमारे लोगों को दे रही हैं जहाँ पे जिनके फ्लड में घर तबाह हो चुके थे। इसमें बहुत सारी अश्योरेंसेस थी हमें, लेकिन इस वक्त वो लोन सिंध गवर्नमेंट ने लेके वो उनको घर बना के दे रहे हैं। दूसरी बात की K4 की, KWSSIP की, वो भी हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेके सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए पानी का मंसूबा हम लेके आ रहे हैं, जिससे हम कराची में पीने के पानी की जो कमी है उसको दूर कर सके। पाकिस्तान पीस पार्टी ने ये वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लेके और ये हम दे रहे हैं, जिससे हम पानी की कमी पूरी कर सकेंगे कराची के अंदर। तो ये 2 प्रोजेक्ट इस तरह के जिनकी आप बात करें, उसका बैकग्राउंड ये है। नहीं, लेकिन जाम साहब, कराची में तो अगर आप देखें तो वहाँ पर टैंकर माफिया की बातें होती हैं, फिर पानी की किल्लत की शिकायत जो है वो आती रहती हैं। आप समझते हैं कि ये मसला कब तक हल होगा? देखें, पाकिस्तान का कराची सबसे बहुत बड़ा शहर है, और पाकिस्तान कराची वो वाहिद शहर है जिसके नीचे नज़दीक कोई भी नहर नहीं है। पाकिस्तान का जो आखिरी बैराज है, कोटड़ी बैराज जामशोरों के मकाम के ऊपर, वहाँ से हम पानी लेके आते हैं किंजर लेक में, और किंजर लेक से पानी, किंजर लेक भी कराची से कोई 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और वो पानी वो कराची को पंपों के थ्रू पंप करके हम देते हैं, एक हमारी झील है उसके थ्रू। तो कराची में 50% से ज़्यादा स्लम एरियाज हैं, कच्ची आबादियाँ हैं। कराची में एक कोने से इतने बड़े शहर के अंदर पानी पहुँचाना बहुत बड़ा टास्क है। मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बात कर देना बड़ा आसान है। जहाँ पे सब सॉइल का पानी अवेलेबल ना हो, पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अंदर है, जिसका पानी का सोर्स इतना बड़ा दूर हो, इतनी बड़ी कच्ची आबादियाँ हो, कराची के अंदर हर माह की बुनियाद के, हर साल की बुनियाद पे, हर महीने की बुनियाद के ऊपर लाखों लोगों का इन्फ्लक्स आता है जो कराची में आके सुकूनत इख्तियार करते हैं, आके बसते हैं। कच्ची आबादियां हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है। इसकी वजह से ही K4 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि जिस तरह से हम पानी की कमी को दूर कर सकें। नहीं, लेकिन जाम साहब, आप इससे तो इत्तफाक करते हैं ना कि कराची के अंदर जो टैंकर माफिया या पानी की चोरी होने से मुतल्लिक शिकायत हैं वो दुरुस्त है? देखिए, इतने बड़े सेटअप में, इतने बड़े नेटवर्क के अंदर, अगर 2 करोड़ आबादी का शहर है, 2 करोड़ आबादी से बड़ा शहर है, जो हम अगर सेंसस की फिगर के ऊपर भी यकीन कर लें, 2 करोड़ आबादी से बड़ा शहर है, उतने बड़े पाकिस्तान के शहर के अंदर कोई मुमकिन है कि हम 100% चोरी को बंद कर सकें? क्या ये मुमकिन है कि 100% हम क्राइम को बंद कर सकें? जहाँ पे हमारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं, जहाँ इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर हमारे खुले हुए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, जहाँ पे लाखों लोग आते हैं, हर साल आके बसते हैं, तो वहाँ पे ये इशूज हमारे पास आते हैं। तो यकीनन इशू है कराची के अंदर। बिजली की चोरी भी है कराची के अंदर, पानी की चोरी के अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर के भी इशू होते हैं, और पीस पार्टी गवर्नमेंट ने ही उसको आके कैटर किए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जाम साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जाम खान शोरो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वफाक के साथ, उन्होंने कहा है कि जो नए कैनाल हैं और जो दीगर इशूज़ हैं उनकी उन्होंने मुखालफत की है। वज़ीर आला सिंध ने ख़त भी लिखा है, और अब जो आने वाले दिनों में इजलास होंगे उसमें भी सिंध अपना वही पुराना मौक़िफ़ जो है
وہ دہرائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.